देखिए आज का टॉपिक हमारा डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। यहाँ पर साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? यहाँ पर साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार से। जब ब्रिटेन यानी कि जो अंग्रेज जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहा था तो उसको हम क्या कह सकते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। जब अपने साम्राज्य का जो फैलाव कर रहा था। अच्छा, ये साम्राज्यवाद कर क्यों रहा था? साम्राज्य का विस्तार क्यों कर रहा था? भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार क्यों कर रहा था? क्योंकि यहाँ से ब्रिटेन को मतलब ब्रिटेन के लोगों को यहाँ से ज़्यादा कच्चा माल चाहिए था। हम जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन में क्या चल रहा था, जाके गेट लॉक कर दीजिएगा। तो ब्रिटेन में चल रहा था औद्योगिक क्रांति। अच्छा, औद्योगिक क्रांति का जो दौर था, अच्छा औद्योगिक क्रांति में क्या होता था कि भारत से यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहाँ पर वहाँ के फैक्ट्री में जो है उस कच्चे माल से तैयार माल बनाते थे और फिर वहाँ से वो माल यहाँ भारत में आकर क्या करता था? बेचता था। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन को जो साम्राज्यवाद का जो नीति बढ़ाना शुरू किया, मतलब कि धीरे धीरे जो भारत के क्षेत्रों पर जो कब्जा किया, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल हो सके। पहले जितना माल यहाँ से जाता था उतना से उसका काम नहीं चलता था, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रहा था और वहाँ पे डिमांड ज़्यादा था। क्योंकि उसको डिमांड मतलब समझ रहे ना कि उतना मटेरियल नहीं मिल पा रहा था जितना उसको चाहिए वहाँ की फैक्ट्री को। तो कच्चा माल क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अब कच्चे माल का वहाँ पे मतलब पहुँच ज़्यादा हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भारत के कई क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों को कैप्चर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? पहले भारत के कुछ क्षेत्र से कच्चा माल जाता था। मान लीजिए कि छोटा मोटा क्षेत्र से एक क्षेत्र से गया, मान लीजिए कि जैसे मसाला वगैरह, कॉटन वगैरह किसी एक क्षेत्र से जाता था, तो वहाँ पर देखिए ब्रिटेन में वहाँ के लोगों को ज़रूरत ज़्यादा था, सप्लाई क्या हो रहा था? तो डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम हो रहा था। इससे वजह से वो महंगाई बढ़ रहा था, वो चीज़ें सस्ता चाहिए। ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पब्लिक को मिले। जैसे मसाले वगैरह की अगर बात करें, उसी तरह से जो वहाँ का फैक्ट्री का मालिक था वो चाहता था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉटन मिलेगा, हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? हम उससे कपड़े बनाएंगे। तो कॉटन की मात्रा क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए ना। देखिए सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा वो क्षेत्र उतना ही ज़्यादा अमीर होगा। जीडीपी इसी चीज़ पे तो टिका हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो अपने क्षेत्र में प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कच्चे माल की भी ज़रूरत क्या पड़ेगी? उसको ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। इस कच्चे माल का पूर्ति कौन करेगा? भारतीय क्षेत्रों से होगा। अच्छा, भारत के जब आप कुछ ही क्षेत्रों पर अगर कब्जा करोगे तो आपका ज़रूरत पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। देखिए भारत के जिस क्षेत्र पर, जैसे मान लीजिए बंगाल पर कब्जा किया, तो बंगाल पर कब्जा करने से क्या हो गया कि बंगाल में जितने भी कच्चे माल, जितना भी बंगाल का जितना भी मटेरियल वगैरह जो कच्चा माल था वो तो ब्रिटेन आसानी से ढो के ले जाते थे। लेकिन मराठों का जो क्षेत्र था, जो मैसूर का क्षेत्र था, जहाँ से कि मतलब मसाले वगैरह और दालचीनी वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता था, कर्नाटक के क्षेत्र से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिलता था, इन सारे क्षेत्र से जो सामान आना चाहिए था वो तो नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, कई सारे यूरोपीय कंपनी भी है, वो भी यहाँ से ढो के ले जा रहा है। तो ब्रिटेन चाहता था कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हक में होना चाहिए? हमारे हक में। कोई दूसरा यूरोपीय कंपनी नहीं आएगा, कोई भारतीय कंपनी भी यहाँ के सामान को बेच नहीं पाए। वो चाहता था कि सब लोग क्या हो जाए? मेरे अंदर में हो जाए। मतलब क्या? व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे, मोनोपोली चाहते थे। सारा कच्चा माल किसका हो? मेरा। जब तैयार माल वहाँ से लाएँ तो सारा माल किसका बिके? सिर्फ और सिर्फ मार्केट में हमारा ही बिके। तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर था, प्रोडक्शन में चूंकि उनको बढ़ाना था, उसके लिए कच्चे माल का ज़रूरत ज़्यादा था, और उस कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्र को क्या करेगा? वो गुलाम बनाने का कोशिश करेगा, उसको वो कैप्चर करने का कोशिश करेगा। सीधी सी बात है, ब्रिटेन के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि व्यापार को बढ़ाना है, अपने आर्थिक हित को सुनिश्चित करना है। उसके लिए वो क्या करेगा? भारत के अलग अलग क्षेत्रों से वो लड़ाई करेगा, अलग अलग राजवाड़ों को हराएगा, उसको गुलाम बनाएगा, अलग अलग तरीके से गुलाम बनाएगा। कभी किसी के साथ सहायक संधि करेगा, कभी किसी को युद्ध के माध्यम से हराएगा। मतलब साम दाम दंड भेद जितने भी तरीके से हो सके भारतीय क्षेत्रों को जीतने का वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा, सारा मौका वो मतलब कि लगा देगा वो। क्यों? आखिर ये इतना तामझाम क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। उसको यहाँ पर उस समय देखो ब्रिटेन के दिमाग में उस समय भी ये नहीं चल रहा था कि हमको भारत को एक दिन पूरा गुलाम करके भारत के लोगों को यहाँ पूरा मतलब कैप्चर में रखना है।
दिमाग में वो तो काफ़ी बाद में चला, क्योंकि अभी धीरे धीरे जब सारे क्षेत्र जीतना शुरू करेगा तो उसको लालच बढ़ते जाएगा। देखो ब्रिटेन ना कोई प्लानिंग करके भारत नहीं आया था कि हमको भारत को गुलाम करना है। अगर कोई कहता है कि ब्रिटिश का पहले से ही गुलाम मतलब कि गुलाम बनाने का एक मानसिकता था, एक वेल प्लान्ड था, तो ये कहना अपने आप में गलत है। ब्रिटेन का ऐसा कोई प्लानिंग था ही नहीं। ब्रिटेन को लगा हमको व्यापार करना है, मसाले वगैरह चूँकि यहाँ पर डिमांड है तो हम बेचेंगे आराम से, और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोट भी किया वहाँ के सांसद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक मोहरा था। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के सांसद ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा वहाँ से कि तुम जाओ वहाँ पर जाकर व्यापार करो, और जितना ज़रूरत पड़ेगा सब्सिडरी का, कभी युद्ध भी करना पड़े तो हम सेना भी देंगे, सैनिक मदद भी देंगे। देखिएगा आगे चल के इतना सारा युद्ध करता है, मतलब कभी लाखों पाउंड का मतलब कर्जा हो जाता है इसी ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है युद्ध के माध्यम से कि वेलेजली को बुलाना पड़ता है वापस। वेलेजली को बाद में देखिएगा, वेलेजली को 1802-1803 के बाद जो उसको बुला लेता है कि उसको पता था कि अब और युद्ध करेंगे तो हमारे ऊपर खर्चा क्या हो जाएगा, कर्जा ज़्यादा हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पे कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा था क्योंकि युद्ध हो रहा था, युद्ध में खर्चा होता है। जबकि यहीं के लोगों से पैसा ले करके यहीं का सेना का इस्तेमाल कर रहा था, उसके बावजूद उस पर इतना कर्ज हो गया। सोच लीजिए, अगर वो सहायक संधि जो था ना कि मतलब हम आपको सेना देंगे और बदले में हमको क्या चाहिए, धन चाहिए, अगर ये सिस्टम नहीं करता तो सोचिए और कितना ज़्यादा कर्जा हो जाता। मतलब इतना तामझाम करने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी पे अच्छा खासा कर्ज हो गया था। अब वहाँ के लोगों को भी मतलब जो ब्रिटेन की जो सरकार थी उनको भी लगा यार बहुत कर्जा ले लियो, ऐसा करो वेलेजली को बुलाओ, अभी युद्ध वगैरह नहीं करना है, बाद में देखा जाएगा। तो हम देखेंगे कि वेलेजली भी काम कर रहा है, और वेलेजली के काफ़ी बाद जब डलहौजी आता है तो डलहौजी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वेलेजली का क्या था, सहायक संधि था, मतलब वो भी साम दाम दंड भेद सब करता था। मतलब ऐसे युद्ध के माध्यम से अगर ऐसे नॉर्मली मान गए तो फिर ठीक है, नहीं मानोगे फिर तुम युद्ध भी करने के लिए तैयार है। डलहौजी सीधा मुड़ियल था, सन्नी देवल टाइप का, उतना ज़्यादा बात नहीं करना है, सीधा एकदम क्या बोलते हैं उसको, ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब किस चीज़ से, लोहा से ये वाला हिसाब। हालांकि डलहौजी अपने टाइम में बहुत सुधार भी करता है। ये जितना भी परिवहन सुधार देखेंगे, संचार का जो है, यहाँ पर रेलवे का विकास होता है, यहाँ पर शिक्षा का विकास करेगा। आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है, मकसद क्या था? मकसद ये था कि भारत में किसी भी तरह से कच्चे माल का प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ाना है। अभी देखिएगा जब रेलवे का विकास करेगा, जब जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, संचार का विकास करेगा, इसका मकसद ये था कि रेलवे के माध्यम से बहुत तेज़ी से कच्चा माल कहाँ तक पहुँच सके, भारतीय तट पे पहुँच सके, पोर्ट पे पहुँच सके, और उस पोर्ट से फिर हमारा माल जाएगा ब्रिटेन तक। तो रेलवे का विकास यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए वो नहीं किया था, दो वजहों से किया। पहला रीज़न क्या है कि कच्चा माल तेज़ी से जो है समुद्र के तट तक पहुँचे, बंदरगाह तक पहुँचे, और फिर वहाँ से क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है। तो जल्दी से माल भेजेंगे तब ना जल्दी से वहाँ पहुँचेगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या था कि जहाँ भी कोई दंगे वंगे करेगा, सेना को हम जल्दी से भेज देंगे। अब पहले क्या होता था कि जब तक सेना जाएगा तब तक वहाँ कांड हो चुका है, मतलब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तब तक अंग्रेज का ही जो लुटिया गुल कर देता था। याद होगा पहले पढ़े थे टीपू सुल्तान और हैदर अली के टाइम में। हैदर अली क्या हाल किया था 1780 के टाइम में, निज़ाम मराठे और त्रिगुट जब एक हो गए थे ना, तो अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दिए थे। हालत तो ऐसी हो गई थी कि उनको उसी टाइम लग रहा था कि हम देश छोड़कर चले जाते हैं अभी, तो ऐसा माहौल हो गया था। तो ये उनको पता था, ये पिछला एक्सपीरियंस वो समझ चुके थे कि नहीं, अब सेना को थोड़ा और आधुनिक करना जरूरी है, जहाँ भी कोई दंगे हो सेना जल्दी से भेजना है। देखिएगा 1857 की क्रांति में वो कितना फ़ायदा पहुँचाएगा। हालांकि 1853 में बॉम्बे से थाने जो ट्रेन चला था वो वही 18-20 किलोमीटर के आसपास चला था। रेलवे का विकास नहीं 1853 में होता, रेलवे का 53 में हुआ था, ठीक है, डलहौजी के टाइम में करेगा। तो देखिए हमारा कहने जैसे परिवहन का, संचार मतलब क्या, वही सूचना का आदान प्रदान जल्दी मिलेगा तो फिर मामला जल्दी से निपटाया जाएगा। और तीसरा क्या है, एजुकेशन। क्यों चाहेगा, अच्छा ब्रिटिश क्यों चाहेगा कि भारत में शिक्षा का विस्तार हो? अरे सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर शिक्षा का विस्तार करेगा तभी तो सस्ता क्लर्क मिलेगा। अभी आप लोगों को अगर पढ़ाया जाएगा तभी तो आप मेरा नौकरी करोगे। अब ब्रिटेन से किसी लोगों को अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, मुंशी कह लीजिए, अगर वो बंदा ब्रिटेन से बुलाएगा मुंशी को तो वो सैलरी ज़्यादा लेगा काम करने के लिए, समझ रहे हो? अगर भारतीय लोगों को ही शिक्षित करके अगर उसी को काम पे रख लेते हैं तो सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। उसको लगा सस्ता कर्मचारी चाहिए था, इसी वजह से वो शिक्षा का विस्तार करेगा, शिक्षा का विकास करेगा, बोलेगा इंग्लिश में पढ़ाओ,
अच्छे से पढ़ाओ, फिर साइंस की पढ़ाई होगा, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी। तो भारत में शिक्षा का विकास जो हुआ उसके पीछे असली मकसद क्या था? सस्ता कर्मचारी चाहिए था, सीधी सी बात है, और कोई वजह नहीं था। सस्ते दर पे कर्मचारी काम करेंगे और मेरा टेंशन खत्म, लागत कम लगेगा। और इसी सस्ते के चक्कर में घाटा हो गया उनको। घाटा क्या हुआ कि एक बार आप किसी को जब शिक्षित कर देते हो ना, बेशक आपका मकसद कुछ और रहा हो, लेकिन जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है फिर वो अपने विवेक से सोचता है। अभी देखिएगा, यहाँ के लोग जब शिक्षित हो जाते हैं तो वही आगे चल के जो दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, जो कहा जाएगा एक तरह से ब्रिटिश शिक्षा पर ही पले बढ़े थे, वही दादा भाई नौरोजी इसी ब्रिटेन का जो पूरा जो आर्थिक जो सुधारवादी जो नीति जा उस सब का उजागर कर देता है, भंडाफोड़ कर देता है। ये ब्रिटेन के लोग कोई हम लोगों को कोई परोपकार नहीं कर रहे हैं, दरअसल लूटने का सबसे बेहतर तरीका अपनाए हैं। ये हम लोगों को लूट रहे हैं, और तब तक हम लोगों को ये भी एहसास नहीं था कि ब्रिटेन के लोग हमें लूट रहे हैं। ये जो रेलवे का विकास, उस समय के लोगों को लगता था कि बाप रे बाप, ब्रिटेन वाले तो कितने मतलब हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि मतलब वहाँ के लोग हमारे लिए कितना कुछ कर दिए। जो लोग पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, अब यहाँ पर लोग मतलब रेलगाड़ी पे चल रहा है। लगा सबको कि भारत में विकास हो गया, बधाई हो, विकास हुआ। लेकिन वो विकास नहीं था, वो बस एक जरिया था लूटने का, एक मस्त मतलब कह सकते हो कि एक आइडिया था वो। और ये बात सबसे पहले कौन समझाया? ब्रिटिश शिक्षा पर ही पले बढ़े कौन? दादा भाई नौरोजी। बता दिए कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत वो देते हैं, कि अंग्रेजों का लूट का साजिश बताया, कि शुरू से लेकर के अंत तक बता दिया कि उनका लूटने का क्या क्या तरीका था। अंग्रेज ऐसे देखने लगा, अरे बेटा ये तो मतलब कहते हैं ना कि मेरी बिल्ली हमारे पे में हो, मतलब हम ही समझाया, हम ही तुमको मतलब कि पढ़ाए लिखाए उस लायक बनाए, और आज मेरे बारे में तुम खिलाफ बोलने लगे। तो बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? जब व्यक्ति का जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उनका जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का जब विकास होता है, चौतरफा विकास होता है, वो चीज़ों के बारे में सही गलत वो निकालने लगेगा। फिर वो भारतीय धर्म के बारे में बताएगा। तो भारत में जो समाजवादी सुधारवादी जो दृष्टिकोण देखिएगा, उसमें ब्रिटिश शिक्षा का अच्छा खासा रोल है। पढ़ेंगे ब्रिटिश शिक्षा नीति डिटेल में, अभी तो थोड़ा बहुत आपको बताया मात्र। अभी देखिएगा कि ये जो राज्यों का विलय, इनका काम क्या था? राज्यों का संचार माने कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान। डाक पोस्ट सेवा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस सर्विस के माध्यम से भी, चूंकि पोस्ट ऑफिस जरूरी था, एक जगह से दूसरे जगह पे सूचनाओं का आदान प्रदान। आज इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी तो संचार व्यवस्था है ना, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग भी क्या है? एक संचार व्यवस्था है ना। इसी के वजह से तो आज सूचना बहुत तेजी से फैलता है। आज तो इंटरनेट इतना बड़ा काम करता है कि रातों रात सरकार बदल देता है। तो सूचना बहुत अपने आप में क्या रखता है? मायने रखता है। आज तो पूरा एडवर्टाइजमेंट कंपनी इसी पर टिका हुआ है। अब देखिए, राज्यों का विलय करता है। देखिए, हम लोग वेलेजली की सहायक संधि भी पढ़ चुके थे। वेलेजली भी राज्यों का विलय करता है, वो सहायक संधि के माध्यम से करता है। मतलब हम आपको क्या देंगे? सेना देंगे, आप हमको क्या दीजिए? धन दीजिए। ये था सहायक संधि। अब ये इनका अलग तरीका है। इनका तरीका है या तो युद्ध के माध्यम से, सीधा लड़ लो, ये जगह हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि उस जगह पर रिसोर्स ज़्यादा है। आप देखिएगा कि जो मराठों को जो हराते हैं, मराठों को हराने के पीछे रीज़न क्या है? चूँकि महाराष्ट्र का जो एरिया था वो चूँकि काली मिट्टी वहाँ ज़्यादा है और वहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है। तो कॉटन तो चाहिए ना भाई, कॉटन की मात्रा उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो हमला करेगा। अब देखिए, ये पंजाब को 1849 में क्या करता है? पंजाब को भी निपटाएगा और अपने में मिला लेता है। रंजीत सिंह जब से रंजीत सिंह का चैप्टर क्लोज हुआ, मतलब रंजीत सिंह जब से डेथ किए, उसके बाद तो वैसे भी पंजाब में कोई वैसा मजबूत शासक बचा ही नहीं। तो रंजीत सिंह पढ़े थे, जब पंजाब हम लोग पढ़े थे, जब रंजीत सिंह की हत्या होती है उसके बाद पंजाब धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है और पंजाब को क्या करते हैं? अपने कैप्चर में कर लेता है। उसके बाद दक्षिणी बर्मा का भी क्षेत्र, ये भी उन्होंने जीत लिया। बर्मा का क्षेत्र समझ, म्यांमार का जो एरिया था, वो भी एरिया मतलब बहुत ही रिच एरिया था, मिनरल्स के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिच था। उसके अलावा कुशासन के आरोप में, भ्रष्टाचार, नहीं कुछ समझ में आया तो क्या कर दिया? भ्रष्टाचार लगा देगा। अवध को काफ़ी लेट से, आप देखिएगा लगभग 1800 कब में हुआ था अवध को? ये 57-58 के आसपास, मतलब नहीं 54-55 के आसपास जो है अवध को भी कैप्चर कर लेता है। तो ये अवध को, चूंकि अवध के पहले क्या सोच रहा था ना कि अवध को सबसे लास्ट में किया, अवध पर कोई वजह ही नहीं बच रहा था कि इसको हम कैसे अपने कैप्चर में कर लें। कोई मौका नहीं दे रहा था वहाँ पे, लेकिन जब कोई मौका नहीं मिला तब भी ज़बरदस्ती एक मौका ढूंढ लिया। तो पढ़े थे अवध के टाइम हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अवध के ऊपर यह आरोप लगाया कि आपके एरिया में शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है, और इसी आरोप लगाकर अवध को क्या किया? अपने कैप्चर में कर लिया। और इसके बाद से भारत में किसी भी क्षेत्र पर अब वो कब्जा
नहीं करेगा, वो बोलेगा कि अब हम विस्तार और विलय की नीति को क्या करेंगे, हम त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि अभी 1857 की क्रांति होगी, क्रांति में अंग्रेज यहाँ के लोगों का मूड देख लिया। अच्छा, दूसरा बात ये भी था कि अब कोई जगह बचा भी नहीं था जो तुम विस्तार करोगे। लगभग जब सारा जगह तुम कैप्चर कर ही लियो तो कोई जगह बचा नहीं, बचा। अवध को किया। उसके बाद देखिए हड़प नीति। ये हड़प नीति क्या था? सीधी सी बात है, हड़पने का एक तरीका देखिए क्या था। पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में कंपनी द्वारा उस क्षेत्र को अपने अधीन कब्जा कर लेना। मतलब ऐसा क्षेत्र जब वो जान लेता था ना कि यहाँ पर राजा को कोई वारिस नहीं है, औलाद नहीं है, तो क्या करना है? चूँकि भारत में ये पुराना परंपरा चला है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो जब राजा का कोई बेटा है ही नहीं, तब तो आप और किसी को सत्ता दे भी नहीं सकते। तो क्या करना? ऐसे में यही मौका तो ढूंढती थी अंग्रेज कि जहाँ देखा कि इसका कोई मतलब अब इसका कोई वारिस है ही नहीं, तो क्या करना है? सीधा उसके पास जाना, अटैक करना है, और आपके पास कोई लीगल प्रूफ भी नहीं, आप हटो और हम क्या करेंगे, कैप्चर। देखेंगे जब झांसी पर वो अटैक किया था, है ना, लेकिन बारी बारी करके सतारा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उस पर जो है इसी यही वहाँ पर भी पैतृक वारिस की समस्या था। अंग्रेज सतारा के क्षेत्र को भी कैप्चर कर लेता है। फिर संभलपुर जो ओडिशा का क्षेत्र था 1849 में, उसको भी कैप्चर कर लेता है। बधार जो पंजाब का क्षेत्र था उसको भी 1850 में जो है हड़प लेता है। फिर 52 में उदयपुर, झांसी पर 1853 और नागपुर में 1800। तो बारी बारी करके देख लें, लगभग एक साल या 2 साल के अंतराल पर सारे क्षेत्र को ये जीतना शुरू कर दिए। आरोप लगा के क्या कि आपका कोई पैतृक वारिस है नहीं, तो इसलिए आप उस स्थिति में है ही नहीं कि आपका कोई अगला शासक बन सके। और ऐसे में मतलब एक कह सकते हो कि ये एक बहाना मिल गया अंग्रेज़ों को कि वो क्षेत्र किस में आ जाएगा, हमारे क्षेत्र में कैप्चर हो जाएगा। देखिएगा जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी से एड़ी चोटी का दम लगा देती है, वो किस लिए इतना मेहनत कर रही है? बस अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का उस समय कोई इंटेंशन नहीं था कि हमको अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराना है, क्योंकि उस समय ना कोई नेशनलिज्म उस तरह सोच ही नहीं पाते थे। कोई राष्ट्रवाद जैसी बात नहीं थी लोगों में कि हमको देश के लिए सोचना है। उस समय देश का मतलब क्या होता है? अपना क्षेत्र। अपने क्षेत्र की सुरक्षा कर लो, वही देश की सुरक्षा होगी। तो पहले भारत जैसा कोई कंसेप्ट था भी नहीं कि भारत के लिए जीना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुगलों के अधीन थे। हम देखेंगे उस समय कौन थे, बहादुर शाह जफर थे ना उस समय, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब बहादुर शाह जफर को कोई मुगल को कोई पसंद भी नहीं करता था, और ना ही उस समय कोई मुगल उतना ज़्यादा ताकतवर थे। मैटर समझ में आ रहा है ना? तो ये लगभग जो सबको, सतारा हो, संभलपुर हो, बधार हो, उदयपुर हो, झांसी हो, नागपुर है, इन सारे क्षेत्रों पर जो कब्जा करते हैं, वो कब्जा करने का तरीका क्या था? यही कि जब आपका पैतृक वारिस होगा ही नहीं, पैतृक वारिस नहीं है भैया, तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज। आप लीगलाइज नहीं हो, ऑथराइज नहीं हो कि आपका कोई बेटा है ही नहीं, तो आप वहाँ पर अपना सत्ता नहीं बना सकते हो। तो अंग्रेज क्या करेंगे? चला जा भाई। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, एग्जाम में MCQ दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प नीति के माध्यम से शामिल किया गया था अंग्रेजों के माध्यम से, यही देगा ऑप्शन में, और बीच में अवध को भी डाल देगा। अवध नहीं होगा तो बाकी तो होगा ना। अच्छा, हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है हड़प नीति के माध्यम से नहीं शामिल किया गया था, और उसमें अगर पंजाब या अवध डाल देता है तो क्या करेंगे? पंजाब या अवध हो जाएगा। ये बारीक चीज़ है, समझिए। इन क्षेत्रों को तो पंजाब और दक्षिण बर्मा के क्षेत्र को ये तो वो युद्ध के माध्यम से जीतते हैं। कुछ दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा। एक से अधिक वाला रहेगा तो ई नंबर मार के चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कुशासन के आरोप में, करप्शन के चार्ज पे अवध को किया है, और बाकी हड़प नीति के माध्यम से सतारा, संबलपुर, बधार, उदयपुर, झांसी और नागपुर। अब ये जो डलहौजी का जो हड़प नीति था, इसको थोड़ा विस्तार से आपको फ्लो चार्ट बना देते हैं एक बार मिटा के इसको, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसको भी पहले पॉज कर लेते हैं। चलिए, आप देखिए कि ये जो डलहौजी का हड़प नीति या गोद निषेध नीति क्या था। अभी जस्ट हम बताएं कि पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में उस क्षेत्र पर क्या करते थे? वो कब्जा करता था। जब किसी सम्राट को, जब उसका खुद का कोई औलाद ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कर लेता था? कब्जा कर लेता था। अच्छा, दूसरा बात ये समझिए कि क्या ये नीति डलहौजी का अपने दिमाग का खुद का उपज था? नहीं। दरअसल ये नीति के बारे में कौन सोचा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालक मंडल था, जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, है ना, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, COD बोलते हैं। यानी कि ऐसे समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ लोगों का जो समूह था, उनका ये तरीका था
डलहौजी तो एक जरिया थी इस माध्यम को पूरा करें, क्या थे, जरिया थे। डलहौजी ने इनकी नीति को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक मंडल के द्वारा जो नीति बनाया गया था, उस नीति को सही से इम्प्लीमेंट किया। ये खुद डलहौजी के दिमाग का उपज नहीं था, ध्यान रखिएगा इस बात को। डलहौजी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उस नियम को क्या किया, ठीक से फॉलो किया। वो नियम कौन बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल। उसके बाद हम जस्ट अभी बताया आपको, चूँकि ब्रिटेन में उस समय क्या हो रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रहा था। और उस औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, औद्योगिक क्रांति क्या होता है, ये औद्योगिक क्रांति शब्द को कभी तोड़ के देखें क्या मतलब होता है। क्रांति मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब होता है बड़ा बदलाव। क्रांति का मतलब क्या होता है, आमूल चूल परिवर्तन हिंदी में कह देते हैं, या बड़ा बदलाव, और इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या, एक ऐसा बदलाव जो पहले कभी हुआ नहीं, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। और ये कैसा बदलाव था, उद्योग के स्तर पर, इंडस्ट्री के लेवल पे, क्योंकि कभी भी उद्योग के स्तर पर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया था। पहले लोग जो प्रोडक्शन करते थे वो कैसे, हाथों से बनाकर करते थे। उद्योग पर स्तर पे छोटा मोटा काम चलता था, लेकिन इतना बड़ा प्रोडक्शन कि मतलब इतना बड़ा उत्पादन की, मतलब अब कॉटन के कपड़े वगैरह एकदम ज़बरदस्त तरीके से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनने लगा, जो कि पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इतना ज़्यादा स्तर पर व्यापक तरीके से कभी भी प्रोडक्शन इंग्लैंड में कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि उसके पास उतना रॉ मटेरियल भी नहीं था कभी भी, ठीक है। तो ये उद्योग के स्तर पर ये बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन क्या हो गया, उत्पादन इतना बड़ा जो अभी मतलब कभी भी ऐसा इंग्लैंड के टाइम में कभी हुआ था ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा उत्पादन के स्तर पर परिवर्तन आया। तो ये औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या चाहिए, कच्चे माल की आवश्यकता चाहिए, क्योंकि बिना कच्चे माल का तो प्रोडक्शन कर नहीं पाओगे। तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या चाहिए, बड़े बाज़ार भी तो चाहिए। कच्चा माल तो हमको ले ही आएंगे, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा बाज़ार चाहिए, एक ऐसा बाज़ार चाहिए जहाँ पर कि ब्रिटिश के द्वारा जो निर्मित वस्तु है उसको क्या कर सकें, बेच सकें। तो ये देखिए क्या चाहिए, हाँ, मतलब वो एक ऐसे क्षेत्र की तलाश में था, एक ऐसा उसको भौगोलिक क्षेत्र चाहिए था, भारत का एक ऐसा क्षेत्र चाहिए था जहाँ से कि कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाए, और वहाँ पर वो क्या कर सके, मतलब देखिए वहाँ से कच्चा माल लाया और वहीं पर क्या किए, वही उसी प्रोडक्शन को करके, उसी कच्चे माल से तैयार माल को बना करके वहाँ पर बेच सकें। ऐसा ही तो हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से कच्चे माल के रूप में कॉटन को यहाँ से ले गया, वो अपने वहाँ क्षेत्र में जाकर क्या किया, कॉटन से कपड़े बनाया, और फिर वही कपड़ा वहाँ से लाया भारत। महाराष्ट्र में बहुत सारा कपड़ा बेचा, महाराष्ट्र में ही क्या, बंगाल में बेचा, अलग अलग सभी क्षेत्रों में बेचा। यानी समझिए, देखिए भारत के बारे में कहा जाता है ना कि भारत के पास नेचुरल रिसोर्स तो बहुत है, लेकिन भारत के पास सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, आबादी, जनसंख्या। और जनसंख्या बहुत बड़ा पूंजी होता है किसी चीज़ के रूप में। भारत को आज भी दुनिया एक बहुत बड़े बाज़ार के रूप में देखती है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होगा तो खपत भी क्या होगा, ज़्यादा। और दूसरा देश क्या चाहता है, दूसरा देश चाहता ही तो है कि खपत ज़्यादा हो। बात समझ में आया। तो अंग्रेज़ों को भी ये बात पता था कि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन भी मतलब बाकी देश की तुलना में भी ठीक ठाक पॉपुलेशन था। हम ये नहीं कहते कि अभी के इतना था, मतलब उस समय के हिसाब से भी ठीक ठाक था। पॉपुलेशन भी है, एरिया भी है, कच्चा माल भी है, यहीं से माल लेकर जाओ और वहाँ से माल बनाकर क्या करना है, यहीं पे बेच दो। तो फ़ायदा किसको हो रहा है, एक तो सस्ते रेट पर कच्चा माल मिल रहा है, ऊपर से जब आप बना के बेचते हो उसी कपड़े को महंगे दाम पे बेचते हो, तो ये जो मार्जिन होता है इसका लाभ किसको मिल रहा है, ब्रिटेन को मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये औद्योगिक क्रांति के पीछे मकसद क्या था, ब्रिटेन का विकास, ब्रिटेन को रिच करना, ब्रिटेन को बढ़ाना। ब्रिटेन अमीर होते चला गया लगातार। ये जो आज ब्रिटेन आप देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं दूसरों को लूटने का परिणाम है। उसके घर में आज कहते हैं ना कि जो भी आप विरासत उसके पास देख सकते हो, या जितना बड़ी धन संपत्ति है वो कई देशों को गुलाम बना करके किया है। कुछ लोग अमीर होते हैं दूसरों को रुला के, वही हाल है ब्रिटेन का। हालांकि ऐसा आप अभी के हिसाब से नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय से जो उनके पास रिसोर्स मिला, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, वो कैसे हुआ, दूसरों को लूट करके ही तो हुआ। तो समझ रहे ना कि आखिर ये गोद या हड़प नीति क्यों चाहिए था, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ पर कच्चे माल भी प्रचुर मात्रा में हो और उसी जगह पर क्या कर सकें, हम बेच भी सकें। तो ऐसा क्षेत्र को पाने के लिए ये क्या करते हैं, चलो हड़पो, जिस ऐसे क्षेत्र की तलाश करो जहाँ पर कोई पैतृक वारिस ना हो,
उस क्षेत्र को क्या करना है, मिला लेना है। दो फायदा होगा, पहला बात कच्चा माल भी मिल जाएगा और उसी जगह पर क्या करेंगे, अपना सामान भी बेच सकते हैं। देखिए होता क्या है, जिस क्षेत्र को ब्रिटेन अपने क्षेत्र में कैप्चर कर लिया वहाँ पर सारा नियम किसका चलेगा, ब्रिटेन का चलेगा। वहाँ पर कोई टैरिफ लगेगा क्या? टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मतलब क्या, जब आप प्रोडक्शन किसी मतलब दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हो तो जो कोस्ट पर, जो तट पे जो टैक्स लगता है, जिसको इम्पोर्ट टैक्स भी कहते हैं, वो नहीं लगेगा। तो क्या करेगा, अब जब आपको टैक्स नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे, उस सामान को आराम से मतलब सस्ते रेट में लाओगे और महंगे रेट पर बेचोगे, आपका कोई मुनाफा नहीं लेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए डलहौजी का दावा क्या था वो जरा सुनिए, ये तो मामला समझ में आ रहा है। आखिर एक ऐसा क्षेत्र क्यों चाहिए? वो चाहता था कि यहाँ पर कोई टैरिफ नहीं लगे, कोई बैरियर नहीं हो। अगर यहाँ पर मुगल का अगर कैप्चर होता, समझ के देखिए, अगर ये क्षेत्र मुगल के कैप्चर में होता तो यहाँ पर जो भी शुल्क लगता वो तो ब्रिटेन के लोगों पर भी लगता। तो अगर वो कोई सामान कम रेट में लाता तो वो क्या करता, उसको बेचने में थोड़ा अखरता ना, उसका मुनाफा क्या हो जाता, कम हो जाता। लेकिन ये मुनाफे को शेयर भी किसी से नहीं करना चाह रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा क्षेत्र ढूंढो जो पूरी तरह से किसका हो, मेरा कैप्चर हो, ना कोई बैरियर हो, ना कोई हम पे टैक्स लगाए। जिस मतलब किस रेट पर हम कच्चा माल ले जाएंगे ब्रिटेन, यहाँ से जो कच्चा माल जाएगा, कच्चा माल का दाम भी कौन तय करेगा? कच्चे माल का दाम कौन तय करेगा? अंग्रेज। अब वही अगर मुगल का शासन होता तो इस कच्चे माल का दाम कौन तय करता? मुगल के लोग करते, या फिर उस क्षेत्र पर कोई शासक होता तो वो करता। समझ रहे ना? जब तक कि पंजाब पर कोई ना कोई शासक था तो ब्रिटेन वाला अगर वहाँ व्यापार करेगा तो पंजाब के शासक का परमिशन लेना पड़ेगा ना, या मुगलों से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अब ये परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र पर, जैसे मान लीजिए झांसी का एग्जाम्पल तो मिट गया, झांसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए झांसी का क्षेत्र है तो यहाँ से क्या करेगा, अंग्रेज को किसी से परमिशन लेना पड़ेगा कच्चे माल के लिए? नहीं, ले जाओ जिस रेट में ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों से जिस दाम पे, औने पौने दाम पे लोग खरीदता था, और फिर ये ले करके जाएगा अपने क्षेत्र में, और वहाँ से जो प्रोडक्ट जो तैयार हो जाता था वो क्या करेगा, यहाँ पर बेचेगा। अब बेचेगा वही रेट पे जो रेट वो चाहेगा। तो व्यापार में किसी भी प्रकार का वो अंकुश नहीं चाहता था, क्योंकि इससे प्रॉफिट घटता। तो अपने मुनाफा को बढ़ाने के चक्कर में एक ऐसा बड़ा क्षेत्र चाहिए था जिस पर पूरी तरह से किसका हुकूमत हो, ब्रिटिश हुकूमत हो। सारे नियम कानून कौन चलाएगा? ब्रिटिश चलाएगा। समझ में आ रहा ना? तो यही चीज़ देखिए, कोई भी कंपनी आज भी जो व्यापार करती है ना, जो भी विदेशी कंपनी जितनी भी है आज, जो भी विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करती है, वो भी चाहती है कि हम पर कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा रूल रेगुलेशन ना लागू हो। वो भारत सरकार से क्या उम्मीद करती है कि भारत सरकार अपना नियम कानून इतना सिंपल रखे कि हमको व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो। यही चीज़ तो ब्रिटेन भी चाहते थे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई देसी शासक हो या फिर मुगल हो, वो नहीं चाहते थे कि कोई देसी शासक या मुगल हम पर क्या करे, रिस्ट्रिक्शन करे, नियंत्रण करे। वो चाहता था अबाध रूप से हम व्यापार कर सके। बात समझ में आया? और ये कि आगे चीज़ देखिए, डलहौजी का दावा क्या था? डलहौजी का दावा था, जैसे जाके बड़ा हल्ला कर रहे हैं लोग, ठीक है, कहे थोड़ा सा खाली हल्ला कम करें। खाली सर को आप कह दीजिए, सर समझ जाएंगे। लॉक है, छोड़िए, आइए आइए इधर आइए। बच्चा लोग ज़्यादा हल्ला कर रहा है। हाँ, अब देखिए डलहौजी का दावा क्या था, समझिएगा। डलहौजी के दिमाग में ये चल रहा है कि वह भी मुगल सम्राट के बराबर अधिकार रखता है। अब देखिए, अंग्रेज़ों का मूड नापिए। एक समय जो अंग्रेज़ों के ऐसे चलता था कि अंग्रेज़ जो कहेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। अब डलहौजी कहने लगा कि मुगल के पास जितने अधिकार हैं उतने अधिकार मेरे पास भी है, क्योंकि उस क्षेत्र पर हम कैप्चर कर लिए हैं। वो सारा नियम कानून किसका चलेगा? डलहौजी का चलेगा, ब्रिटेन का चलेगा। और ये बोला कि भारत में जो आपका प्रचलित गोद लेने की प्रथा है, देखिए भारत में जो प्रचलित गोद लेने की प्रथा है वो चलेगा या नहीं चलेगा, वो कौन तय करेगा? अब सोचिए, मान लीजिए जिस राजा को अपना कोई दंपत्ति नहीं है तो वो ये भी तो कर सकता था ना कि वो किसी और को गोद ले लेगा। तो ये जो गोद लेने की प्रथा है भारत में जो चलता है, ये प्रथा चलेगा या नहीं चलेगा, ये कौन तय करेगा? डलहौजी बोला नहीं, ये नहीं चलेगा, गोद नहीं ले सकते हो। अपना संतान है तो ठीक है, और नहीं तो गोद नहीं लेने देंगे। अब से क्या होगा, इस क्षेत्र पर कैप्चर किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। ये हुआ भी।
वो गोद लेने के लिए बिल्कुल मना कर दिए। बोला कि भारत में जो प्रचलित गोद लेने की प्रथा के संबंध में बोला, इसे स्वीकार करना या ना करना कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है। विवेक का मतलब क्या? मर्जी। वो हम चाहेंगे तो होगा, वरना गोद लेने की प्रथा को हम खत्म करते हैं। जबकि पुराने समय में गोद लेने की प्रथा चल रहा था, अभी भी चलता है गोद लेने की प्रथा। बोला नहीं, एडॉप्शन जो कैसे, इसको एडॉप्शन नहीं चलेगा। खुद का संतान है तो ठीक है, वरना एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं चलेगा। बोला ले भाई, तब तो तुम मतलब सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हो कि ले जा मेरे हमारे एरिया को। समझ रहे हो बात को? अब जरा सा देखते इसका परिणाम क्या निकला। इतना सारा तो कहानी देख लिए, परिणाम किसके फायदे में रहा? मतलब देखा जाए, ये जो रूल रेगुलेशन था, ये हड़प नीति का जो चाल था, ये प्रपंच किसके फायदे में रहा? ब्रिटेन के फायदे में रहा। अब देखिए, कंपनी को सबसे बड़ी बात है, कच्चे माल की प्राप्ति क्या हो गई? बढ़ गई। जितना चाहिए तो उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलने लगा। दूसरा बात, बड़े बाजार की आवश्यकता चाहिए था। क्यों? सामान को बेचने के लिए। तो खरीदने के लिए सस्ता रेट पे आपको कच्चा माल भी मिल गया, और बेचने के लिए बड़ा बाजार भी तो मिल गया। उस क्षेत्र में कोई टैरिफ नहीं लगाया, कोई बैरियर नहीं होगा, आराम से बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, कोई टेंशन है नहीं है। और दूसरा क्या होगा, ये समझिए, क्या ये चीज़ जो कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हुआ, या फिर जो बड़े बाजार की आवश्यकता है, ये चीज़ आप दूसरे तरीके से कर सकते थे क्या? ये किसी सैन्य अभियान से संभव था? ये तो गोद लेने की प्रथा पर जो निषेध लगा दिया ना अंग्रेज, इसी वजह से क्या हो गया, ये सारा चीज़ अंग्रेजों के कैप्चर में आ गया। जबकि अगर वही क्षेत्र को इस तरीके से अगर कैप्चर ना किया होता, सोचिए, अगर ये गोद लेने की प्रथा का निषेध के बिना अगर काम चलाता, मान लीजिए लड़के करता, बोलता कि नहीं सतारा हमारे अंदर है, झांसी हमारे अंदर है, ऐसे नहीं मानोगे तो हम लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। तो युद्ध करोगे, तुम्हारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, ये बच्चा डेली इसी टाइम चिल्लाता है, जब पढ़ाते हैं तभी ये राक्षस की तरह चिल्लाता है। बाप रे बाप, इतना पूरा दम लगा देता है चिल्लाने में। देखो, तो किसी सैन्य अभियान से, किसी बल का प्रयोग करके, किसी ताकत का प्रयोग करके संभव नहीं था। ये इतने बड़े क्षेत्र को क्या करता है, ये कैप्चर करता। देखिए, अब एक चीज़ देखिए, कंपनी को तो फायदा हुआ, कंपनी खुश हो गया। कंपनी का चेहरा कैसा हो गया? कंपनी हो गई हैप्पी। ये भाई साहब देसी राज्य, जो देसी शासक होंगे, रानी लक्ष्मीबाई के जैसे लोग, ये क्या होंगे? असंतुष्ट होंगे। इनका चेहरा हो जाएगा ऐसा ऐसा, और ऐसा ही नहीं, पूरा एकदम गुस्से में लाल है, बर्बाद कर दिया हमको, करेंगे आगे चल के क्रांति। देखिए, देसी राज्य क्या हो जाएंगे? असंतुष्ट। देसी राज्य या देसी शासक कह लीजिए, वो क्या हो जाएंगे? नाराज होंगे। और ये क्या करेंगे आगे चल के? गुट बना करके, बहुत सारे लोगों का सेना को गुट बना करके वो क्या करेंगे? विद्रोह करेगा। हालांकि 1857 की क्रांति तो एक जो पढ़ेंगे डिटेल में, वो तत्कालिक रीज़न ये था कि वो जो चर्बी वाले जो कारतूस का जो प्रयोग था, तो जो मामला तो शुरुआत में धार्मिक दंगे के रूप में था वो, तो धार्मिक दंगे से कहानी शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये क्या होते चला गया, अलग अलग जो क्षेत्रीय शासक थे वो मिलते चले जाएंगे। बिहार की तरफ से कुंवर सिंह भी जाएंगे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, पढ़ेंगे वो अलग से लिस्ट बता देंगे। हाँ, सब अपने अपने क्षेत्र से लड़ रहा था। हाँ, वो बात है, तत्कालिक रीज़न कुछ और था, लेकिन सभी लोग नाराज थे उनके इसी वजह से, गोद लेने की जो हड़प नीति था। तो ये क्या करेंगे, जब विद्रोह करेंगे तो एक समय के बाद फिर क्या हो जाएगा? कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा। जब विद्रोह करेगा फिर कंपनी का शासन क्या कर देगा? खत्म। बोलेगा भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करते हैं। ये बात कौन बोलेगा? ब्रिटेन की सांसद बोलेगी। बोलेगा तब आप क्या करोगे, कहाँ की शासन होगी? बोले नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगा, बल्कि ब्रिटेन खुद शासन करेगा। यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी है, यानी कि अब भारत पर महारानी का शासन होगा। लोग खुश हो गए, वाह 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 वाह, ये कंपनी वाले ना बहुत परेशान किया, बहुत मतलब हम लोगों पे टैरिफ टैक्स वगैरह, किसानों का बहुत शोषण किया, दलितों का बहुत ज़्यादा मतलब विरोध, मतलब उनको टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती बेगारी भी करवाया। वो जो रेलवे का जो पटरी बिछ रहा था ना, तो कई सारे आदिवासी लोगों को बुला बुला करके मतलब बेगारी करवाया। बेगारी मतलब क्या? काम कराओगे, पैसा देंगे, मेरी मर्जी है। तो लोगों का शोषण, यहाँ के भारत की भोली जनता को लगा कि अब भारत पर किसी प्रकार का अब जो है शासन क्या, शोषण क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, समझने वाली बात सोचिए, पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन कौन कर रहा था, कंट्रोल कौन कर रहा था? ब्रिटेन की सांसद कर रही थी। अभी क्या अंतर हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया, अब शासन क्या होगा, प्रत्यक्ष तरीके से होगा। तो भाई शासन तो वही चला रहे हो ना। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कठपुतली था, अब शासन कैसे होगा, डायरेक्ट। तो ये बात समझने में टाइम लगा,
लेकिन उस समय लोग बड़ी खुशी से नाच रहे थे कि वाह 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 ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। लेकिन रियलिटी समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें क्या होते चला गया, धीरे धीरे बदलते क्या। और ये जो हमारा टॉपिक था हड़प नीति वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जैसा ये देख लेते हैं कि डलहौजी के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए, जो सुधार कार्य किए गए, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद डलहौजी वाला चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके थोड़ा सा डलहौजी वाला मतलब थोड़ा सुधार कार्य देख लेते हैं। चलिए आप देखते हैं कि डलहौजी के सुधार कार्य को समझते हैं। देखिए हमने भी जस्ट बताया कि डलहौजी ने एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कम्युनिकेशन में काफ़ी सुधार किए। अच्छा, इनके सुधार करने के पीछे मकसद क्या था? हाँ, साम्राज्यवाद की नीति, मतलब समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र का विकास करना। कहीं ना कहीं ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति थी उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन की औपनिवेशिक हित को पूरा करना। ये जितना भी काम करेगा इसके पीछे रीज़न क्या होगा, औपनिवेशिक हित। औपनिवेशिक हित मतलब जो भारत का जो उपनिवेश क्या होता समझते हैं, औपनिवेशिक हित जो बोले। अब ये समझिए उपनिवेश, इसमें एक शब्द क्या है, उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रिटेन है, ये कौन है, ये ब्रिटेन है, और ये कौन है, भारत। तो भारत के क्षेत्र पर कौन कैप्चर कर लिया, तो ये क्षेत्र ब्रिटेन का क्या हो गया, उपनिवेश। इसको कॉलोनी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलोनी। क्या बोलते हैं, कॉलोनी। तो भारत जो है ब्रिटेन का क्या था, कॉलोनी था। क्या था, कॉलोनी। यानी ये एरिया क्या कहलाता था भारत का, तो ब्रिटेन का क्या कहलाता था, कॉलोनी। तो औपनिवेशिक हित मतलब अपने उपनिवेश को कैप्चर करके रखना, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के लिए, औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, अपने क्षेत्र पर वो कैप्चर करना चाहते थे। समझ में आया औपनिवेशिक मतलब क्या होता है। औपनिवेशिक हित का मतलब क्या, ऐसे समझिए कि अपना हित चाहते थे वो, ठीक है, अपने हित के लिए करना चाहते थे। और उपनिवेश कौन थे, हम लोग ब्रिटेन के क्या थे, उपनिवेश थे। तो देखिए ये शिक्षा पर सुधार करने के लिए वो क्या करेंगे। अच्छा, शिक्षा में सुधार ये क्यों चाहते थे, क्योंकि सस्ता क्लर्क मिल सके। क्यों चाहिए, सस्ता कर्मचारी। क्योंकि ब्रिटेन से अगर मंगाता तो वो कर्मचारी कैसा होता है, महंगा होता है। तो सस्ता कर्मचारी करने के लिए क्या चाहिए उसको, आखिर ये क्या करेगा, शिक्षा में विकास करने के लिए ये क्या करेगा, आधुनिक शिक्षा पर जोर देगा, मॉडर्न एजुकेशन। क्यों चाहिए मॉडर्न एजुकेशन, भाई मॉडर्न एजुकेशन तो चाहिए ना। मॉडर्न एजुकेशन का मतलब है कि अब जो अभी एजुकेशन दिया जाएगा वो व्यापार और वाणिज्य के लिए होगा, नए नए टेक्नोलॉजीज़ के लिए होगा, मार्केट के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे हम लोग जो वोकेशनल कोर्स करते हैं, जैसे कोई BCA करता है, कोई BBA करता है, कोई MBA करता है, वो भी क्या है, मॉडर्न एजुकेशन है। क्योंकि मार्केट में कंपनी को वही चीज़ चाहिए, समझ रहे हैं। अभी नॉर्मल MA BA करने वाला कंपनी को चाहिए क्या, नहीं, कंपनी को क्या चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट, जिसके पास अच्छी मैनेजमेंट का समझ हो, जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो। तो एजुकेशन कैसा चाहिए, डिमांड कैसा है, अभी भी डिमांड कैसा है, मॉडर्न एजुकेशन। उस समय भी डिमांड कैसा था, मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन नहीं दोगे तो फिर कंपनी में कोई काम है उसका नहीं है, पुराना। अब क्या फ़ायदा है, मतलब आप पुराना इतिहास वगैरह पढ़कर आ गए, उससे क्या मिलेगा उसको। कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को अच्छा मैनेजमेंट करने वाले लोग चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट करने। कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश थी जो यहाँ से रॉ मटेरियल को तेज़ी से कलेक्ट करके प्रोडक्शन को क्या कर सके, बढ़ा सके, भेज सके। अब देखिए, तो आधुनिक शिक्षा पर जोर देगा और इसके लिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पर भी अच्छा खासा फोकस करेगा। उसके बाद देखिए 1854 में वुड डिस्पैच बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं वुड घोषणा पत्र। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वुड घोषणा पत्र। इसको कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, एक ऐसा अधिकार पत्र जो आपसे कोई छीनेगा नहीं। और ये अधिकार कैसा था, ये था कि लौकिक शिक्षा पर बल। लौकिक मतलब क्या होता है, इस दुनिया में जो चीज़ है आप केवल उसके बारे में पढ़ो, आध्यात्म वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो यानी ऐसे समझ लीजिए कि ब्रिटिश का जो एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस था वो सिलेबस किस पर टिका हुआ था, लौकिक शिक्षा हुआ। ये साइंस की बात करेगा, ये विज्ञान की बात करेगा, ये टेक्नोलॉजीज की बात करेगा, ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा, ये बिजनेस की पढ़ाई करेगा, कॉमर्स की पढ़ाई कराएगा आपको, ना कि ये पढ़ाएगा कि धर्म क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, कितने प्रकार का धर्म है। इन सारी चीज़ों की पढ़ाई नहीं कराएगा ये।
क्यों ये सब चीज़ क्या है, ये है पारलौकिक, मतलब क्या है, इस लोक से जो ऊपर है जिसको हम नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं, पारलौकिक। जैसे स्वर्ग, नर्क, ये क्या कंसेप्ट है, ये पारलौकिक कंसेप्ट है ना, इस लोक से ऊपर। तो ये स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात नहीं करता है, ये कोई आध्यात्म की शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, ये योग नहीं सिखाएगा, समझ रहे बात को, ये क्या सिखाता है, ये केवल लौकिक एजुकेशन, समझ रहे बात को ना। लौकिक मतलब क्या, इस दुनिया में जो कुछ है उसकी बात कर रहा है। वो साइंस की पढ़ाई कराएगा, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराएगा, मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसको ये चाहिए था, तो जो चीज़ चाहिए उसी की पढ़ाई कराएगा ना। अब देखिए ये क्या करता है, भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, जैसे लंदन में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, उसी के तर्ज पर भारत में भी कई प्रकार के विश्वविद्यालय का निर्माण कराता है। आपको फैक्ट शीट दे देंगे कि भारत में कौन कौन से विश्वविद्यालय उसमें खुलवाए थे। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ खोला जाएगा वो किसके लिहाज पे, सिलेबस जो रखा जाएगा, देखिए यूनिवर्सिटी में तो सिलेबस होगा, पढ़ने लिखने का सिलेबस होगा, तो ये सिलेबस कौन तय करेगा, वहाँ के हिसाब से। लंदन यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस चलेगा वही सिलेबस सेम टू सेम यहाँ भी चलेगा, तो यहाँ के बच्चे भी वही पढ़ेंगे जो लंदन के बच्चे पढ़ते हैं, समझ में आया। तो अब अगर एजुकेशन अगर इतना हाईली एजुकेशन मिलेगा तो सीधी सी बात है कि जो कलर हम वहाँ से बुलाते मंगाते, अब वो कलर यहीं पे तैयार हो जाएगा। अब कोई अमेरिका जाके मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आके यहाँ नौकरी करे, उससे बेहतर क्या है, आप यहीं पर अमेरिका के लेवल का पढ़ाई करवा दो उसको, तो आने जाने का खर्चा बचा ना। ये सब ताम झाम क्यों चल रहा है, सस्ता कर्मचारी। और देखिए साथ ही साथ ये महिला शिक्षा पर भी बल देता है। क्यों भाई, कर्मचारी केवल पुरुष थोड़ी चाहिए, कर्मचारी तो महिला भी हो सकती है ना। तो उन्होंने जो वुमेन्स एजुकेशन पे जो फोर्स किया वो इस वजह से नहीं कि नारी का उत्थान करना है, वो इस वजह से किया क्योंकि महिलाएं भी तो कर्मचारी होती हैं, हमें पुरुष और महिला दोनों ही प्रकार का कर्मचारी चाहिए। तो वुमेन्स एजुकेशन की बात करेगा और यहीं से देखिएगा धीरे धीरे महिलाएं भी जागृत होती चली जाएंगी। देखिए ये बात ठीक है कि जो भारतीय जो समाज चल रहा था यहाँ पर महिलाओं का एजुकेशन उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। अंग्रेज का बेशक इंटेंशन कुछ और हो, इंटेंशन अपना था, लेकिन इसी बहाने महिलाओं को पढ़ने का मौका तो मिला। लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। ये बात ठीक है कि ब्रिटिश पूरा एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन इससे यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हुआ, महिलाओं को फ़ायदा हुआ। जिस महिला को पहले एजुकेशन से काफ़ी दूर रखा जाता था, चूँकि भारतीय परंपरा में रूढ़िवादी भी बहुत है, महिलाओं को वो जगह मिला ही नहीं कभी ढंग से। तो यहाँ के लोगों में महिलाओं को जब एजुकेशन का मौका मिला तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली उसमें। और जब एक बार महिला शिक्षित हो जाती है ना, फिर वो क्या करेगी, धीरे धीरे वो अपने जो दायरे होते हैं वो धर्म का दायरा वो क्या करेंगी, तोड़ देंगी। अब देखिए ना जितने भी सारे फेस्टिवल हैं, जो घर में जो फास्टिंग व्रत वगैरह भी होता है, वो किस पे थोपा जाता है, महिलाओं पर ही तो थोपा जाता है। जितना भी फेस्टिवल देखिए वो हमेशा महिलाएं पुरुषों के लिए करती हैं, चाहे वो रक्षाबंधन आप देख लीजिए, करवा चौथ देख लीजिए, तीज देख लीजिए, जितिया देख लीजिए, कोई भी फेस्टिवल आप देख लीजिए, महिलाएं ही ज़्यादातर सेक्रीफाइस करती हैं और पुरुषों की लंबी उम्र की कामना करने के लिए। तो जब ये एजुकेशन मिला उनको अच्छे से ना समझ में आ गया ये सब नौटंकी चल रहा है और कुछ भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई ठीक से करो, ये सब क्या है, महिलाओं पर नियंत्रण करने का जरिया है। और ये बात सुन के बहुत सारी महिलाएं नाराज़ हो सकती हैं कि ये सर आपने क्या बोला कि मतलब जो है ये एक शोषण का तरीका है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, फेस्टिवल मनाते खुशी मिलता है, लेकिन ये फेस्टिवल हमेशा किसी जेंडर स्पेसिफिक ही क्यों होता है। हम जैसे एक बात कहना चाह रहे हैं, जैसे करवा चौथ में अक्सर अब तो ये नया ट्रेंड चलने लगा है कि करवा चौथ में पहले जहाँ पत्नी केवल मतलब भूखी रहती थी, अब पति भी रहते हैं। और ये अच्छी बात है कि इक्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन इस चीज़ को बहुत लोग नापसंद भी करते हैं कि देखो मतलब जो है तुम कैसा मर्द हो, महिलाओं के लिए जो ये सब करते हो, समझ रहे बात को। तो कहने का सेंस ये है कि महिला पुरुष आपस में बराबरी का, समानता का व्यवहार हो। कि समानता का जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलेगा, शिक्षा से मिलेगा ना। जब आपको कोई बताएगा नहीं कि आपका शोषण किस तरीके से हो रहा है, आपको किस तरीके से आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, आप तो ये मान के बैठेंगे ना कि हमारा किस्मत में ये लिखा हुआ था, हमारा तो किस्मत ये पति धर्मो भवा। तो लड़कियां ये सोचती थी हम केवल पति का सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और जो लड़की की पति का अच्छा सेवा करती है तो किताबों में लिखा गया है कि आपको अच्छा मतलब वरदान वगैरह मिलेगा आपको। देखिए सोमवारी का पूरा व्रत का तो हमारे भारत में तो एक लंबा लिस्ट है। उस व्रत के हालांकि फ़ायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन धर्म का वजह आप समझ रहे, लोग ज़्यादातर लालच की वजह से करते हैं, कुछ पाने की कामना की वजह से लोग फेस्टिवल मतलब कि व्रत रखते हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि व्रत के अपने बेनिफिट हैं कि आपका जो बॉडी है, जो डेली रूटीन में आप 6 दिन जो खा रहे थे, सप्ताह में 1 दिन ना खाने की वजह से आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। लेकिन उसके लिए क्या कोई व्रत करना ज़रूरी है क्या?
नहीं, वो व्रत तो आप किसी के लिए भी रख सकते हो, ज़रूरी थोड़ी कि महादेव जी को के लिए करना है, वो तो आप किसी के लिए भी कर सकते हो ना। तो ठीक है, किसी चीज़ को देखिए, एक सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए आस्था का, धर्म का सहारा लिया गया और कुछ हद तक सही भी है और काफ़ी इसमें गड़बड़ी भी है, खामी भी है। तो जब धीरे धीरे महिलाओं को पता चला, वो क्या करेंगे, भारतीय जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको वो तोड़ना स्टार्ट करेंगी। अब देखिएगा, अक्सर देखिएगा टीचर्स डे पे हम लोग किनको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, राधा कृष्णन को। कितने लोगों को पता है सावित्रीबाई फुले के बारे में? बहुत कम लोगों को पता है। आखिर क्यों नहीं सावित्रीबाई फुले का भी फोटो टंगता है उनके बगल में? टंगना चाहिए था ना, क्योंकि वोमेन्स एजुकेशन के लिए वो सबसे ज़्यादा आज तक में मेहनत की है, क्रांति की है। वो महिलाओं की शिक्षा के लिए वो बहुत काम की है। तो जब वो भी तो एजुकेशन के लिए काम की, तो टीचर्स डे पे तो उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले जैसी जो महिलाएं आगे बढ़ी, उनमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक अंग्रेज़ों का योगदान था कि अंग्रेज ना ये ऐसा प्रपंच रचते तो ना ही महिलाओं को मौका मिलता। देखिए, अंग्रेज ना वो कभी धर्म का चश्मा लगाए, मतलब वो धर्म का चश्मा लगाए अपने फ़ायदे के हिसाब से, लेकिन वो कभी कभी महिला पुरुष में विभेद नहीं करते थे। उनको कर्मचारी चाहिए, महिला आ जाओ पुरुष है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम कराने से मतलब रखते थे। हालांकि उनका इंटेंशन अलग था, लेकिन फ़ायदे यहाँ की महिलाओं को मिला। महिलाएं धीरे धीरे अपना दायरा तोड़ना स्टार्ट कर देंगी, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए। अब वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अब देखिएगा आगे चल के, जब महात्मा गांधी आते हैं तो उन्होंने भी महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छा खासा काम किया था। ठीक है, तो आज़ादी में देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हो चाहे असहयोग आंदोलन में, महिलाएं जो है अच्छा खासा जो है पार्टिसिपेट की थी आंदोलन से। पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद देखिए, संचार और परिवहन के लिए ये क्या करते हैं कि 1853 में रेलवे का विकास करते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं कि रेलवे का विकास के पीछे मकसद क्या था कि भारत में जो भी कच्चा माल है वो ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर फास्ट रहेगा वो तेज़ी से वहाँ तक पहुँचेगा, बंदरगाह तक पहुँचेगा। तो कच्चा माल का जो आवागमन है वो तेज़ हो सके, उसके लिए रेलवे का विकास किया गया था। और ये सबसे पहली बार 1853 में बॉम्बे से थाने की भी चला था। ये तो मतलब बच्चे को पता है, 35 किलोमीटर के आसपास था। उसके बाद देखिए 1852 की अगर बात करें, इससे जस्ट पहले की बात करें, तो भारतीय डाक या तार विभाग की स्थापना करता है। डाक विभाग, जो डाक विभाग आज पोस्ट ऑफिस देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? देखिए, ये सारे फैक्ट हैं, ये सब फैक्ट है, आपको याद कर ही लेना चाहिए, एक बार अच्छे समझ लीजिए और ये फैक्ट भूलना नहीं है। तो 1852 में भारतीय डाक एवं तार विभाग की स्थापना करते हैं और 54 में ये पोस्ट ऑफिस एक्ट लाते हैं, कानून लाते हैं। और इस कानून के माध्यम से क्या करते हैं, टिकट का प्रचलन, जो टिकट चिपकाते हैं ना, छोटा सा जो टिकट चिपकाते हैं, ये भारतीय टिकट का प्रचलन करने लगा। तब से ही चल रहा है वो जो टिकट जो लगाते हैं हम लोग, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का जो लगाते हैं, डाक में जो लगाते हैं ना, वो टिकट क्या सुनिश्चित करता है, ये लीगल है। जैसे करेंसी भारत सरकार केवल जारी कर सकती है, उसी तरह से जो डाक टिकट वो कौन जारी करे, भारत सरकार जारी करती है, मतलब डाक विभाग जारी करेगी। वो टिकट से पता चलता है कि ये चिट्ठी कहाँ से कहाँ तक जाना है। और चूँकि टिकट ही क्या होता है, वो खर्चा दे चुके हैं आप, वो कागज़ का मात्र एक छोटा सा टुकड़ा जो आप खरीदते वही तो आपसे पैसा लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज। समझ में आया? तो ये टिकट का प्रचलन हो गया। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं ये क्या करते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक। निर्माण का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। और विभाग का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट। एक ऐसा विभाग जो मतलब एक कहते हैं ना कि वो पब्लिकली कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। ये क्या करेगा, ये जीटी रोड का निर्माण करेगा, ग्रांड ट्रंक रोड, याद है? जो याद होगा आपको, शेरशाह सूरी भी तो पहले, तो वो उसको रिपेयर करवाता है। हालांकि ये बना कब था, ये तो पहले ही बना था ग्रांड ट्रंक रोड, तो इसका रिपेयरिंग का काम कराता है। क्या करता है, रिपेयर का काम कराता है। और ये कलकत्ता से पेशावर तक का है, समझ रहे? कलकत्ता, अगर भारत का नक्शा बनाइएगा तो मान लीजिए कलकत्ता यहाँ और पेशावर कहाँ पे, तो पाकिस्तान से भारत लंबा दूर तक जो जीटी रोड है उसका वो क्या करता है, रिपेयरिंग भी कराता है। ये रिपेयरिंग क्यों कराता है, अरे सारा माल तो ट्रेन से ही थोड़ी जाएगा। अब ऐसे जगह जहाँ पर रेलवे का विकास नहीं हुआ, जहाँ पर ट्रेन का पटरी नहीं बिछा है, तो वहाँ पर कैसे आप भेजोगे, रिपेयर करो अच्छे से, तो जो बैलगाड़ी या जो गाड़ी चलेगी वो भी क्या चलेगा, तेज। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, फास्ट होगा। देखिए अभी भी भारत में क्या सभी जगह पर है ट्रेन, सभी जगह पटरी बिछा है क्या, नहीं। तो बहुत जगह पे काम कैसे चलता है, रोड से ही तो काम चल रहा है। तो आखिर अब वैसे भी रोड की ज़रूरत तो तब भी है ना जब आप रेलवे स्टेशन तक तो पहुंचाने के लिए रोड चाहिए ना कम से कम। तो ये जीटी रोड का निर्माण करता है। हालांकि जो सार्वजनिक जो निर्माण विभाग था वो पहले किसके अंतर्गत आता था, सैनिक विभाग। पहले ये सारा काम सेना का था, लेकिन अब क्या किया, अब इसको अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया। सेना का अलग काम
तुम युद्ध लड़ो। और ये डिपार्टमेंट का काम क्या है कि तुमको जहाँ जहाँ रिपेयरिंग का काम है, जहाँ जहाँ रोड वगैरह में दिक्कत है, तो ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना है, फास्ट करना है। ठीक है। अब और ये क्या करेगा, एक और काम क्या करेगा, अपने बंदरगाह को भी थोड़ा सा मॉडर्न बनाता है। जहाँ पर जो पोर्ट था उसको भी थोड़ा ज़बरदस्त बनाता है। सभी बंदरगाह को विदेश व्यापार के लिए खोल देता है। अब भारत के जितने भी बंदरगाह हैं सभी जगह से विदेशों पर आयात और निर्यात होगा। कलकत्ता से भी होगा, मुंबई से भी होगा, मसूलीपट्टनम से भी हो रहा है, सूरत से भी हो रहा है। तो भारत के जितने भी बंदरगाह थे सभी बंदरगाह, क्योंकि देखिए लगभग पूरे क्षेत्र पर डलहौजी क्या किया, भारत पर तो सभी क्षेत्रों पे कैप्चर कर चुका है। तो जितना भी बंदरगाह है वो किसके कैप्चर में आ जाएगा। हालांकि गोवा पे पुर्तगालियों का तब भी था कैप्चर, है ना। तो लगभग सभी क्षेत्रों पर जब हमारा जो बंदरगाह है वो किसके कैप्चर में हो जाता है, ब्रिटेन के कैप्चर में। तो सभी बंदरगाह को छोड़ देगा, मतलब कि सभी जगह से अब क्या होगा, आयात निर्यात होगा, तो खोल देता है। अब देखिएगा वो बंदरगाह में क्या करेगा, बॉम्बे में, कलकत्ता में और कराची, कराची कहाँ, पाकिस्तान। तो बॉम्बे, कलकत्ता एवं कराची में क्या करता है, प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया। प्रकाश स्तंभ क्या होता है, एक बड़ा सा लाइट लगाया, लाइट पोर्ट पर क्यों लगाया, ताकि रात में भी माल जो है लोड हो सके। तो ये प्रकाश स्तंभ क्यों चाहिए था, ताकि लोड करने में दिक्कत, मतलब दिन में तो काम होता ही था, लेकिन जब रात हो जाता था तो काम रुकना नहीं चाहिए। तो जब काम रुकेगा नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइटिंग की व्यवस्था करना पड़ेगा। और ये लाइटिंग इसलिए क्या, ताकि तेज़ी से यहाँ से माल को, मतलब कि माल को भेजने और लाने में कोई रुकावट, ये नहीं कि बाप रे आज तो शाम हो गया, अब तो चलो कल से काम करेंगे। अरे भाई रात पड़ा हुआ है, रात में काम कर लेते हैं। बात को समझ में आ रहा है ना। तो जो काम पहले 8 घंटे 10 घंटे होता था, अब वो काम 20-20 घंटा होने लगा। तो मतलब क्या, दोगुना रफ्तार से भारत को लूटना अंग्रेज शुरू किए। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, फाइनली फ़ायदा क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। और ये व्यापार बढ़ने का फ़ायदा किसको हुआ, अंग्रेज को। तो ये था हमारा क्या, डलहौजी के सुधार कार्य। और इस तरह से हमारा डलहौजी का जितना भी टॉपिक था वो हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, भारत की अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।